तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है। आज के टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इन्हें सिद्धांत की जगह कई बार तत्व वाला वर्ड या शब्द भी यूज होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन घुमा के आते हैं, इसलिए बड़ा ध्यान से इसको समझना कि ये कहाँ है और ये कौन कौन से हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज का टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, ये इसके बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन या सूचना ले लेते हैं। संविधान के भाग 4 पार्ट 4 में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व दिए गए हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के बीच में ये सारे नीति निर्देशक सिद्धांत पाए जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं। और ये प्रकृति में, नेचर में अन्याय संगत है, नॉन जस्टिफिकेबल या जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरे नहीं होते हैं, तो आप न्यायालय से इनको वापस नहीं ले सकते। जैसे आपका अगर कोई मौलिक अधिकार छीने और आप न्यायालय से ले सकते हैं, लेकिन अगर नीति निर्देशक या डायरेक्टिव प्रिंसिपल पूरे नहीं होते हैं तो आप इन्हें न्यायालय से लागू इंप्लीमेंट नहीं करा सकते या वहां से ले नहीं सकते। इसीलिए बोला जाएगा प्रकृति में अन्याय संगत है। अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक में आगे। तो आखिरकार अब हम देख लेते हैं कि ये नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये है क्या। ये सरकार को दिए गए निर्देश, डायरेक्शंस है गवर्नमेंट को दी हुई। डायरेक्शन मतलब सरकार को किन किन लक्ष्यों, किन किन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करना है या किस किस कार्य को करना है, किस काम को कैसे करना है, इसकी निर्देश दिए गए हैं, डायरेक्शन दी गई है इन नीति निर्देशक सिद्धांतों या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। अब इनका महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, आप इसे न्यायालय से ले नहीं सकते। अब सरकार को निर्देश दिया गया सबको काम या रोजगार देने की कोशिश करे, लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो अब क्या, इसका महत्व क्या रह गया? इसका महत्व, इंपॉर्टेंस ये रह जाता है कि ये सफलता का, सरकार की सफलता का सूचक है, सिंबल ऑफ गवर्नमेंट सक्सेस। कैसे? देखो, अधिकार तो हमें पहले मिल गए, लेकिन सरकार ने कितने नीति निर्देशक सिद्धांतों का कितनी हद तक पालन किया और कितनी सफलता के साथ लोगों को ये नीति निर्देशक सिद्धांत पहुंचाए। तो जितनी ज़्यादा सफल सरकार बोली जाएगी, जितने ज़्यादा उसने नीति निर्देशक सिद्धांतों के निर्देशों का पालन किया है। तो जितनी ज़्यादा ये पालन करेंगे सरकार, जितना ज़्यादा इनको पूरा करेगी, वो सरकार उतनी सफल मानी जाएगी, क्योंकि ये जनता के कल्याण से संबंधित है सारे सिद्धांत या पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड है सारी प्रिंसिपल्स। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंस रखते हैं संविधान में, क्योंकि सरकार कितनी सफल है, इनके पूरा कितना हद तक कर पाएगी, इसी पे डिपेंड करता है। अब सबसे बड़ी बात है कि क्यों आए ये, कैसे आए संविधान में। देखो, संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव। BN राव ने ये सजेशन या सलाह दी थी। याद रखना, BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। उन्होंने ये सलाह दी, सजेशन दिया कि जिस तरह जनता को मौलिक अधिकार दे रहे हैं, नागरिकों को मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट दे रहे हैं, ऐसी सरकार को भी कुछ मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट दी जाए। लेकिन बाद में ये मानकर चला गया कि ये अधिकार से ज़्यादा, क्योंकि इनको पूरा भी करना बहुत एक महत्वपूर्ण, एक बड़ा लक्ष्य है, एक बिग टारगेट है, तो ऐसे में मौलिक अधिकार की जगह इनको डायरेक्शंस कर देते, निर्देश कर देते, और उसके बाद ये नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल बन गए। और सबसे बड़ी बात, अब ये पूरे नहीं कर पाई सरकार तो आप कोई केस नहीं कर सकते, कहीं से ले नहीं सकते। तो इसीलिए KT शाह, ये बहुत बड़े राजनीतिक विचारक है, KT शाह ने स्टेटमेंट या वक्तव्य दिया कि ये एक ऐसा चेक जो हम बैंक का काटते हैं, एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान सरकार या बैंक तब करेगा जब उसके पास पैसे होंगे, मतलब संसाधन होंगे। मतलब इसकी कोई आप न्यायालय से नहीं ले सकते, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस भी है। लेकिन इसका भुगतान सरकार कब करेगी या बैंक कब करेगा? जब उसके पास पैसे होंगे। तो ये एक ऐसा चेक के समान है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या आप कह लो नीति निर्देशक सिद्धांत। तो KT शाह की स्टेटमेंट कई बार आ जाती है कि ये स्टेटमेंट या वक्तव्य किसने दिया या KT शाह ने क्या वक्तव्य दिया।
नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, तो ये एक ऐसा चेक, नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान सरकार या बैंक तब करेगा जब उसके पास पैसे होंगे। तो ये है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। अब हम जल्दी से सारे नीति निर्देशक सिद्धांतों को आर्टिकल वाइज देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, या यूं कह लो कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व कौन से हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया। आर्टिकल 37 में या यूं कह लो अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों को, सिद्धांतों को देश के शासन का मूल आधार, फंडामेंटल बेस बताया गया है। 38 में पहला डायरेक्टिव प्रिंसिपल है राज्य लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर की अभिवृद्धि के इंक्रीजमेंट के लिए सामाजिक व्यवस्था या सोशल सिस्टम बनाएगा जिससे नागरिकों, सिटीजन्स को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल न्याय या जस्टिस मिले। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। 39 का ये ABC में है, जो अनुच्छेद 39 या आर्टिकल 39 है, ये इसके 3 पार्ट मिलते हैं। पहला कहता है समान न्याय, इक्वल जस्टिस, निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क मतलब फ्री, यहाँ विधिक का मतलब है कानूनी, तो लीगल सहायता या हेल्प, और समान कार्य के लिए, इक्वल वर्क के लिए समान वेतन या इक्वल पे, या यूं कह लो कि इक्वल सैलरी की व्यवस्था करना है, सिस्टम बनाना। आर्टिकल 39 ख 39 ख सार्वजनिक धन, पब्लिक मनी कह लो या पब्लिक फंड का स्वामित्व और नियंत्रण, ओनरशिप और कंट्रोल राज्य इस प्रकार करेगा या करना है राज्य को, स्टेट को या गवर्नमेंट को, ताकि सार्वजनिक हित, पब्लिक वेलफेयर का सर्वोत्तम साधन, सोर्स या रिसोर्स हो सके। आर्टिकल 39 ग या सी धन का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी या फंड यूं कह लो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे बड़ा याद रखना। और सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपसे ये एक बार, ये ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन या रचना कौन से अनुच्छेद में, या अनुच्छेद 40 में किस चीज का वर्णन है, कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत का। तो आप बोलोगे ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन या रचना, वो कैसे बनेगी, इस चीज का सारा वर्णन या डिस्क्रिप्शन अनुच्छेद 40 में मिलता है, आर्टिकल 40 में मिलता है। आर्टिकल 41 अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में, दशाएं मतलब सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस, जैसे कोई गरीब है, कोई अक्षम है, कोई दिव्यांग है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को काम, वर्क या यूं कह लो कि जो रोजगार होता है, एम्प्लॉयमेंट है, वो लेने का, शिक्षा, एजुकेशन या लोक सहायता, पब्लिक हेल्प लेने का अधिकार राज्य ऐसी स्थिति में उन लोगों की हेल्प, या अगर जैसे कहते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य कोई जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसी आवश्यकता या ज़रूरत या नीड में राज्य या स्टेट हेल्प करेगा और उस व्यक्ति को हेल्प पाने का अधिकार होगा। आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42 काम की, वर्क की न्याय संगत, जस्टिफाइड या जस्टिफिकेबल, मानवोचित, जो ह्यूमन या मनुष्य के लिए अच्छी हो, ऐसी दशाएं या सर्कमस्टांसेस या यूं कह लो सिचुएशंस का निर्माण करेगा। प्रसूति सहायता, मैटरनिटी सेंटर्स की फैसिलिटी को उपलब्ध कराएगा या उनको फैसिलिटी को प्रदान करेगा, राज्य देगा। यहाँ पर ये ज़रूरी है, प्रसूति सहायता मतलब कि ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट है या बच्चे को जन्म देने वाली है, उनके लिए प्रसूति सहायता या मैटरनिटी सेंटर्स का बंदोबस्त राज्य करेगा। अनुच्छेद 43 आर्टिकल 43 उद्योगों के प्रबंध में, उद्योगों मतलब इंडस्ट्रीज के प्रबंध, मैनेजमेंट में कर्मकार मतलब मजदूरों का भाग लेना, मतलब राज्य इस प्रकार का लॉ या नियम या कानूनों का निर्माण करेगा जिससे मजदूरों को भी ये लगे कि वो उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में मजदूर ना होकर उसमें भागीदार है, पार्टनरशिप। इस प्रकार के कानूनों, लॉ बनाएगा उद्योगों के लिए। राज्य लघु और कुटीर, जो छोटे पैमाने के उद्योग या इंडस्ट्रीज होती है, उनके प्रोत्साहन के लिए काम करेगा, उनको आगे से आगे बढ़ाने के लिए, इंस्पिरेशन के लिए काम या वर्क करेगा। ये सबसे ज्यादा आजकल चल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नीति निर्देशक सिद्धांत है। समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल
कोड का निर्माण करेगा राज्य। समान आचार संहिता के अंतर्गत चला था कि सभी के लिए भारतीय संविधान क्या जो कानून कहता है वही सभी लोगों को मानना होगा। तो ये कहता है कि समान, इक्वल, यूनिफॉर्म, सभी लोगों के लिए, नागरिकों के लिए एक जैसा कानून या एक जैसा कोड होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ये चर्चा में चल रहा है, इसीलिए इसको याद रखना पड़ा। अनुच्छेद 45 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना। 46 अनुसूचित जातियों, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल ट्राइब्स और अन्य दुर्बल वर्ग जो वीक क्लास हैं उनके लिए शिक्षा, एजुकेशन, अर्थ संबंधी इकोनॉमिक हितों की फेवर्स की अभिवृद्धि या इंक्रीजमेंट के लिए प्रयास करना, एफर्ट करना। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर जो न्यूट्रिशन फैक्टर होता है उसका और जीवन स्तर, लाइफ स्टैंडर्ड को ऊंचा हाई करने के लिए और लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ को सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य बताया गया है। ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो इन चीज़ों में काम करेगा। 48 कृषि और पशुपालन जो एग्रीकल्चर है और हम जो पशुओं को पालते हैं उनका संगठन या वो किस प्रकार उसमें हेल्प करेगा, ये कोशिश करेगा। अब हेल्प भी किस प्रकार करेगा राज्य, ये भी बताया गया। राज्य कृषि और पशुपालन जो एनिमल फार्मिंग है उसका आधुनिक और वैज्ञानिक, एडवांस और साइंटिफिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा ताकि किसानों को और गांव के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा या बेनिफिट मिले। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण, जिसे हम बोलते हैं कि सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट, और उसका संवर्धन, उसका इंक्रीजमेंट, उसे बढ़ाने का प्रयास, और वन्य जीवों की रक्षा, सेफ्टी ऑफ वाइल्ड लाइफ जिसमें हम बोलते हैं, इसके लिए राज्य प्रयास करेगा, या स्टेट एफर्ट करता रहेगा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, आपने जो मॉन्यूमेंट्स देखे होंगे, बिल्डिंग्स देखी होंगी जिसका एक नेशनल इंपॉर्टेंस है, जैसे आपने देखा हो लाल किला, कुतुब मीनार, इन सब ऐसे स्थान जो हिस्टोरिकल है और राष्ट्रीय महत्व है, जिनका अपना नेशनल इंपॉर्टेंस है, ऐसे स्थानों का और ऐसी वस्तु, ऐसी जो चीज़ें भी हैं उनका संरक्षण, उनकी सेफ्टी करेगा, उन्हें बचा कर रखेगा। अनुच्छेद 50 आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यूं कह लो कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी एक दूसरे से अलग, सेपरेशन करेगा, इनको अलग करेगा, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव, उससे अलग करेगा। अब अनुच्छेद 51 में आपने सिर्फ कोई इतना बता के छोड़ देगा, लेकिन नहीं, इसके अंदर 4 बातें हैं, वो ढंग से देखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सेफ्टी के लिए, अभिवृद्धि के लिए राज्य 4 काम करेगा। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का भी प्रयास करेगा। संगठित लोगों के एक दूसरे के से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि या लॉ और संधि बाध्यताओं, संधि मतलब जो हमारी भारत की संधि, ट्रीटी, किसी से कोई समझौता है, उनके प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थम मतलब कि मीडिएशन से, या यूं कह लो शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तो ये प्रयास करेगा, यहाँ एक ही बार लिखा हुआ है पूरे संविधान में ही, लेकिन यहाँ चारों जगह ही ये प्रयास करेगा, राज्य प्रयास करेगा, ये बात आएगी। तो ये चारों ही आते हैं, कई बार 4 नंबर में सीधा ही पूछ लेता है कि अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए कौन से 4 प्रयास या एफर्ट राज्य के बताए गए हैं, या 4 कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए, तो वो ये सब बताए गए, इसीलिए इनको बहुत अच्छे से याद रखना। अब हम जल्दी से एक बार भारत के मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज देख लेते हैं। मूल कर्तव्य या यूं कह लो मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी है भारत की, मैं पहले ही बता दूं। कई बार 1 नंबर में आ जाता है 1 मौलिक कर्तव्य बताओ, कई बार 2 में आ जाता है 2 मौलिक कर्तव्य बताओ, कई बार 4 में आ जाता है तो 4 बताओ। हालांकि ये पहले मौलिक कर्तव्य संख्या में 10 थे, बाद में ये 11 हो गए, मैं बता दूंगा कब हुए। और सबसे बड़ी बात, आपको ये 4 या 6 तो बहुत अच्छे से याद रखने, कोई भी तो जो सबसे आसान आपको 4 या 6 लगे उनको याद कर लेना। तो अब हम बढ़ते हैं इनकी तरफ। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य या यूं कह लो ड्यूटी होगी हर सिटीजन की कि वह संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेगा, फॉलो करेगा, उसके आदर्श जितने भी आइडियल्स हैं उनको
उसकी संस्थाएं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस है, और राष्ट्रध्वज, नेशनल फ्लैग और राष्ट्रगान, नेशनल सॉन्ग का आदर करें। ये पहला कर्तव्य और सबसे इंपॉर्टेंट यही आता है। भारत की प्रभुसत्ता, सोवरेनिटी, एकता, यूनिटी, अखंडता, इंटीग्रिटी की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, जो हमारा नेशनल एक मूवमेंट चला था, उसको जितने भी प्रेरित करने वाले आदर्श, इंस्पायर करने वाले आदर्श या आइडियल्स थे, उनको अपने हृदय हार्ट में हम बनाए रखेंगे और उसका पालन भी करेंगे। देश की रक्षा, क्योंकि सबसे बड़ा देश, अगर देश ही न रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देश की रक्षा, सेफ्टी करेंगे। और अगर देश की आह्वान करता है, राष्ट्र हमारे को बुलाता है किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ने पर, कोई भी काम के लिए, मान के चले कहते हैं भाई किसी काम के लिए सेवा करो, कोई कह सकता है भैया युद्ध चला है तो युद्ध में सैनिक चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक बनो। हो सकता है यूँ कह दे कोई युद्ध में सैनिक, जैसे कारगिल वॉर हुई थी, उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी, लेकिन 99 में 18 साल थी उम्र, तो ब्लड देने का चला था। हालांकि मेरी उस वक्त पे इतनी हेल्प नहीं थी, लेकिन फिर भी 18 साल का तो हम ब्लड डोनेशन कैंप में गए थे कि ब्लड दो। तो इस प्रकार की कोई भी सेवा हो तो आप कर सकते हैं। किसी को कपड़े वपड़े मांगे, कहीं मान के चले केदारनाथ की त्रासदी हुई थी, तब राष्ट्र ने या यूँ कह लो कि देश ने आह्वान किया कि नहीं भाई इस वक्त मदद करो, लोगों की आर्थिक सहायता दो, कपड़े भेजो, खाना भेजो, तो किसी प्रकार की भी तो आपका आह्वान किया जा सकता है और आपका ये फ़र्ज़ है, ड्यूटी है कि आप उसकी राष्ट्र की या नेशन की सेवा या सर्विस करें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृ भावना की भावना का निर्माण करना, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव से परे रहें। हम सब लोग इन चारों आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव ना करें और ना होने दें। ऐसी प्रथाओं का, जो ट्रेडिशंस का त्याग करें जो स्त्रियों या फीमेल के सम्मान के विरुद्ध है या उनके अगेंस्ट है। हमारी सामाजिक संस्कृति, सोशल कल्चर की गौरवशाली परंपरा, जो हमारा प्राइड है, उसका, ट्रेडिशन का, उस महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसके अंतर्गत जितने भी आते हैं वन, झील, नदी, यहाँ के लोग क्या कहते हैं लेक, फॉरेस्ट, नदी, रिवर और वन्य जीव जितने भी हैं हमारे वाइल्ड लाइफ, उनकी रक्षा करें, सेफ्टी करें और उनका संवर्धन, उनको बढ़ाने का भी प्रयास करें। प्राणी मात्र के प्रति, प्राणी का मतलब यहाँ ये नहीं है सिर्फ मनुष्य, प्राणी मतलब जितने भी प्राणी हैं, प्राणी में चाहे वो कोई जानवर है, चाहे कोई वो पक्षी है, तो उन सब के प्रति भी दया भाव या सिंपैथी रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण या अप्रोच या यूँ कह लो विज़न, मानवतावाद, ह्यूमनिज्म और ज्ञान अर्जन के लिए, जो नॉलेज के बढ़ाने के लिए या इंक्रीजमेंट के लिए सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखें। यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो, पब्लिक प्रॉपर्टी में आता है सड़कें, जो रेल ट्रैक देखते हो ना, कोई रेल तोड़ देता है, कोई सड़क तोड़ देता है, कोई बस को नुकसान पहुंचाता है, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है। आपको इसकी सुरक्षा, सेफ्टी करनी चाहिए और हिंसा, वायलेंस से दूर रहना चाहिए। देखा होगा अपनी मांगे मनवाने के लिए कोई बसें तोड़ता है, कोई सरकारी बिल्डिंग तोड़ता है या रेल ट्रैक तोड़ देता है, ये सब गलत है। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि इन सब की रक्षा करें और हिंसा और वायलेंस से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक, पर्सनल और कलेक्टिव गतिविधि, एक्टिविटीज़ के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष को बढ़ाने का सतत कॉन्टिन्यूस एफर्ट या प्रयास करें, जिससे राष्ट्र या नेशन निरंतर कॉन्टिन्यूस बढ़े और उसकी उपलब्धियां नई ऊंचाइयों को, एक न्यू हाइट्स को छू ले। अब ये वाला जो 11वां है, ये 86वें संशोधन से 2002 में भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई है। मैं पहले क्लियर कर दूं, मूल रूप से बेसिकली 10 ही मौलिक कर्तव्य थे और ये 10 मौलिक कर्तव्य भी 42वें संशोधन से, ये भी मैं बता दूं, ये 10 मौलिक कर्तव्य भी जो हमने अभी पढ़े हैं, ये 42वें संशोधन 42nd अमेंडमेंट से 1976 में, 1976 में सोवियत संघ या यूं कह लो रूस से लिए गए और भारतीय संविधान में जोड़े गए। तो ये वो प्रावधान है कि रूस से हमने क्या लिया, मौलिक कर्तव्य लिए। कौन से संशोधन से जोड़े गए भारत में ये मौलिक कर्तव्य? 42वें 42nd संशोधन अमेंडमेंट से। कब जोड़े गए? 1976 में। लेकिन तब जब बनाए थे तब ये 10 थे, अब ये 11 है। और ये 11वां कब जुड़ा? 86वें 86 संशोधन या अमेंडमेंट से 2002 में
इसमें वही बात की गई है जो पहले कई बार पढ़ी है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए माता पिता उनका संरक्षण का कर्तव्य है कि वह उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करे। हालांकि अब ये फंडामेंटल ड्यूटी भी की कि अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो वो जाकर ले सकता है, उसे एडमिशन मिलेगा और वो पढ़ सकता है 6 से 14 वर्ष तक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको याद रखना। ये मौलिक अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य भी है। माँ बाप के लिए कहा गया तो ये कर्तव्य बन गया, लेकिन सरकार के लिए अगर हम जाएं, सरकार ने नहीं दे पा रही तो बच्चे का अधिकार है कि वो जाकर ले। तो याद रखना, पहले 10 थे, 42वें संशोधन से जोड़े गए ये 10, 42nd अमेंडमेंट 1976 1976 और 86वें संशोधन 2002 से ये हो गए 11। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स याद रखना। ये सब कभी कभार 2 पूछ ले जाते हैं, कभी कभार कौन से अनुच्छेद में कौन सा ये पूछ ले जाता है, और मौलिक कर्तव्य तो आपको 4-6 याद होने चाहिए, तो कैसे भी पूछ सकता है। तो इनको अच्छे से याद रखना, और इनको हम लैंग्वेज को चेंज कर नहीं सकते थे, इसीलिए इसको ऐसे ही याद रखना है आपको। तो अब जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में।